हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स सब में। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके बीच आज एक मेंसुरेशन का नया सेशन लेकर आया हूं। आज की इस नए सेशन में हम लोग त्रिभुज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और अब तक के एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है कोण के आधार पर और एक होता है भुजा के आधार पर। समझेंगे? देखिए, त्रिभुज को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हम लोग कोण के आधार पर और एक बांटते हैं भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपको मिलेगा समकोण त्रिभुज और तीसरा आपको मिलेगा अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले होगा न्यून कोण, उसके बाद समकोण, उसके बाद होगा अधिक कोण। अगर भुजा के आधार पे बात की जाए तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा समबाहु त्रिभुज, उसके बाद आपको मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज और उसके बाद आपको मिलेगा विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि जो त्रिभुज है उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। जब कोण के आधार पर बांटे तो कोण के आधार पर तीन होते हैं, एक न्यून कोण, एक सम कोण और एक अधिक कोण। और जब हम लोगों ने इसे भुजा के आधार पर बांटा तो एक होता है समबाहु, एक समद्विबाहु और एक होता है विषम बाहु। तो सबसे पहले हम इन सबके बारे में बेसिक बातें जानेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज है क्या? तो त्रिभुज का अर्थ होता है कि तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे एक भुजा, दो भुजा और यह एक तीन भुजा। तो जब हम तीन भुजा से घेर दिए तो इसको हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। इसका नाम मैंने रख दिया कोण ए, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो सबसे पहले कोण है क्या? तो कोण का अर्थ होता है कि जब दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहा जाता है। तो देखिए, ये रेखा और ये रेखा इस बिंदु पर मिली और यहाँ पर जो झुकाव उत्पन्न हुआ यह आपका कोण है। या फिर ये रेखा यानी रेखा ए बी और रेखा सी बी इस बिंदु पर मिली तो ये भी आपका एक कोण है। या रेखा ए सी और रेखा बी सी इस बिंदु पर मिली तो ये भी आपका क्या है? एक कोण है। तो तीन भुजा से घिरी हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में कोणों की संख्या तीन होती है। जैसे यह एक कोण है, यह दूसरा कोण है और यह आपका है तीसरा कोण। यानी एक एंगल ए है यानी कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं इनको जब जोड़ा जाएगा तो इनका जो योगफल आएगा वह 180 यानी 180 के बराबर आएगा। यानी कि हम एक बात लिख सकते हैं कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या होगा? 180 होगा। इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। यानी कि तीनों कोणों को जोड़ने के बाद में जो मान आएगा वो मान जो होगा 180 के बराबर होगा। अर्थात ना 180 से ज्यादा होगा और ना ही 180 से कम होगा। तो देखिए, ये जो है यह त्रिभुज का अंतः कोण है।
मान लीजिए मैंने इसके बीसी भुजा को इधर बढ़ाया, फिर इधर भी बढ़ा दिया और एसी भुजा को भी बढ़ा दिया, तो इसके द्वारा जो अपने बहिष्ठ कोण बनेंगे, ये जो बहिष्ठ कोण होंगे, तो अंतः कोण का तो योग होता है 180 डिग्री, लेकिन जो बहिष्ठ कोण होगा तो बहिष्ठ कोणों का जो योग होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसके सभी बहिष्ठ कोणों का जो योग होगा सो क्या होगा, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज को दो भागों में बांटा है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। यानी कि अगर हमें इसको याद करना है तो समझेंगे, एक त्रिभुज नाम का राजा था जिसने दो शादियां की, एक उसके बीबी का नाम था कोण और एक उसके बीबी का नाम था भुजा। यानी ये जो कोण थी ये विदेशी लड़की थी और ये जो भुजा थी ये यानी अपने देश की रहने वाली थी। तो ये जो विदेशी लड़की कौन है, जब त्रिभुज से शादी हुआ तो इसके 3 बेटे हुए। एक बेटे का नाम था न्यून कोण, एक बेटे का नाम था सम कोण और एक बेटे का नाम था अधिकोण। और जो भुजा नाम की औरत थी यानी जो देसी औरत थी उसके भी 3 बेटे हुए। एक था समबाहु त्रिभुज, एक है समद्विबाहु त्रिभुज और एक है विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए जब भी किसी चीज का नाम रखा जाता है तो उस नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, तो ये जो विदेशी महिला कौन है, इसके जो पहले बेटे का नाम है उसका नाम है न्यून कोण। तो न्यून कोण का आखिर अर्थ है क्या, तो न्यून कोण का अर्थ होता है कि वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 से क्या हो, बड़ा हो, उससे हम न्यून कोण मानेंगे। यानी कि न्यून कोण होने के लिए शर्त यह है कि जो एंगल होगा, एंगल का जो माप होगा वो 90 से छोटा होगा। एंगल का जो माप होगा सो क्या होगा, 90 से छोटा होगा लेकिन क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। अर्थात जो न्यून कोण होगा उसका जो माप होगा 0 से लेकर के 90 के बीच का होगा। न तो कोण 0 होगा और न ही कोण 90 होगा, लेकिन जो एंगल होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर के 90 के बीच का होगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो कोण है उसके सबसे बड़े बेटे का नाम है न्यून कोण और न्यून कोण का अर्थ होता है कि उसका जो हर एक कोण जो होगा वो 0 से 12 लेकिन 90 से छोटा होगा। अगला आपका आता है समकोण। तो समकोण का अर्थ होता क्या है, तो समकोण का मतलब यह होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। यानी कि देखिए अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है, बाकी कोण जो भी हो 10 का हो, 20 का हो, 60 का हो, लेकिन अगर उसमें से 3 कोण में से अगर एक कोण 90 का हो गया तो हम उसको बोलेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। तो याद रखेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे हम बोलेंगे समकोण। अगला जो है तीसरा नंबर जो बेटा है उसका नाम है अधिकोण। तो अधिकोण इसका नाम है। तो अधिकोण का अर्थ होता है कि ज्यादा, अधिक माने क्या होता है, ज्यादा। तो याद रखेंगे कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा हो, यानी जो थीटा का जो वैल्यू होगा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। यानी अधिकोण होने का शर्त यह है कि उसका जो एक एंगल होगा 90 से लेकर 180 के बीच का होगा। मतलब कि 180 भी नहीं होगा और न ही 90 होगा, लेकिन अगर इसके बीच का उसका कोई भी एक कोण है तो उससे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, अधिकोण बोलेंगे। तो एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण। तो न्यून कोण मतलब क्या, छोटा। तो 0 से 12 लेकिन 90 से
छोटा हर एक कोण होगा उसको बोलेंगे न्यून कोण। समकोण, समकोण माने क्या कि 3 में से यदि कोई भी एक कोण 90 का है तो उसे बोलेंगे क्या, समकोण। उसके बाद है अधिकोण। तो अधिकोण का अर्थ ये होता है कि 3 में से कोई भी अगर एक कोण 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है उसको क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। तो जो कोण है उसके तीनों बेटे के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं भुजा के बारे में। तो यानी भुजा जो देसी औरत है उसके भी 3 बेटे हैं, एक है समबाहु, एक है सम द्विबाहु और एक है विषम बाहु। तो समबाहु का अर्थ होता क्या है, तो समबाहु में देखिए सम माने होता है समान, अब बाहु का मतलब होता है भुजा, तो यानी कि समान भुजा। यानी कि समबाहु का अर्थ यह हुआ कि उसका जो भुजा होगा सो क्या होगा, समान होगा यानी कि बराबर होगा। लेकिन यह है क्या, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, समबाहु बोलेंगे। यानी जो त्रिभुज होगा उसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। यानी अगर यह x मीटर का है तो यह भी x मीटर का होगा और यह भी x मीटर का होगा। अगला जो है दूसरा जो लड़का है उसका नाम है सम द्विबाहु। तो सम का अर्थ हुआ बराबर, द्वि माने 2, अब बाहु माने भुजा, यानी कि बराबर 2 भुजा। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, समबाहु सम द्विबाहु बोलेंगे। यानी कि 3 में से अगर 2 भुजा इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, समबाहु। जैसे मान लीजिए मैंने त्रिभुज बनाया, यह a मीटर का है, यह a मीटर का है और यह आपका क्या है, b मीटर का है। तो ये और ये दोनों भुजा इक्वल है और यह यहाँ पे क्या है, अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, सम द्विबाहु बोलेंगे। अगला है विषम बाहु। तब विषम का अर्थ होता है अलग अलग, विषम माने भिन्न भिन्न अलग अलग, और बाहु का अर्थ होता है भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु बोलेंगे। यानी कि एक मैंने त्रिभुज बना दिया, इस भुजा का लंबाई a मीटर है, यह b मीटर का है और यह c मीटर का है। तो यहाँ देखिए सभी भुजाओं की लंबाई आपस में यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। आइए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज में समबाहु को। समबाहु त्रिभुज, तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि समबाहु माने होता है कि जब तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में इक्वल होगी तो उससे हम लोग बोलेंगे समबाहु। तो एक मैंने त्रिभुज बनाया, यह एंगल A है, यह एंगल B है और यह एंगल C है। इस भुजा की लंबाई अगर a मीटर माने तो AC भुजा की भी लंबाई a मीटर होगा और BC भुजा की भी लंबाई यहाँ पे क्या होगा, a मीटर होगा। क्योंकि यदि यह एक समबाहु है तो समबाहु है तो इसके सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले एक और बात यहाँ पे समझेंगे, जब यह एक त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योगफल होगा कितना, 180। यानी लिख सकते हैं एंगल A जोड़ एंगल B जोड़ एंगल C इक्वल टू 180। अब इसके बाद देखिए इसका भुजे जो इसकी भुजा की लंबाई है यह आपस में बराबर है। तो जब भुजा की लंबाई बराबर है तो इसका जो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। यानी जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा, उतना ही एंगल C होगा। यानी कि इन
तीनों जो कोण है इनकी जो माप होगी वो आपस में बराबर होगी। तो आप एक बात जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है और 180 में से इन तीनों का जो माप होगा वो इक्वल होगा। तो यदि हम 180 को 3 इक्वल भागों में बांटेंगे तो इसका मान जो आएगा सो क्या आएगा, यानी 180 में 3 से यदि भाग देंगे तो हर एक एंगल का माप जो होगा सो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। यानी एंगल ए भी 60 होगा, एंगल बी भी 60 होगा और एंगल सी भी क्या होगा, 60 होगा। तो एक बात याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के हर एक जो कोण होते हैं उसका माप 60 डिग्री का होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला होंगे, जैसे मान लीजिए निकालना होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि ये जो भुजा है इससे अंदर के घिरे हुए जो भाग हैं इसका एरिया हमें निकालना है। तो ये जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू होगा भुजा स्क्वायर, इंटू होगा भुजा स्क्वायर। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का अर्थ होता है कि जो भुजा है उसके लंबाई का योगफल। तो ये जो भुजा है ए मीटर का है, ये भी ए मीटर का है, ये भी ए मीटर का है। तो इन सब का लंबाई निकालना होगा तो नहीं लिख सकते हैं 3a यानी कि 3 गुने भुजा, यानी कि 3 से अगर भुजा में इंटू किया जाएगा तो ये निकल के आएगा परिमाप। अगला जो होता है वो निकालना होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई बोलिए या फिर बोलिए शीर्षलंब या बोलिए माध्यिका, इन सब का अर्थ एक ही होता है। ऊंचाई मतलब क्या, ये हो गया। ये आपको जब निकालना होगा ऊंचाई यानी h का वैल्यू निकालना होगा तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा √3/2 गुने भुजा। यही 3 फॉर्मूला है और आपको याद रखने होंगे। फॉर्मूला नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो यह होता है 3 गुने भुजा। और अगला होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई या इसको बोलेंगे शीर्षलंब या इसी को बोलते हैं माध्यिका। तो यह होगा √3/2 गुने भुजा। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल बतावें। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसका साइड यानी भुजा जो है 8 मीटर लंबा है, तो हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा का लंबाई 8 मीटर दिया है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 गुने 8। इससे भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 को √3 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 16√3 मीटर स्क्वायर। यानी कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है तो एरिया निकालना था, तो एरिया निकल करके आ गया कितना, 16√3 मीटर स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई 12 मीटर है तो परिमाप बतावें। तो देखिए भुजा जो आपका दिया हुआ है, भुजा है 12 मीटर का और निकालना है हमें
परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू होता है 3 गुने भुजा। तो 3 गुने भुजा का लंबाई है 12 मीटर, तो 3 गुने 12, तो ये हो जाएगा कितना, 12 3 के 36 मीटर। अगला है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 मीटर है तो ऊंचाई बता मैं, ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब निकालना है। तो इसका जो भुजा दिया है 6 मीटर का है और ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर होता है √3/2 गुने भुजा। तो ये हो जाएगा √3/2 गुने भुजा, और भुजा का लंबाई क्या है, 6 है। तो √3/2 गुने 6, 2 से 3 बार में 3 गुने √3 बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा। यानी कि देखिए, यदि आपको सूत्र याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं।